विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखभोगाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् तस्मादिदं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। द्रव्य तो द्रव्य का परिचय हमको सामान्य मिल गया, गुण का भी मिल गया, कर्म का हो गया, सामान्य का हो गया, विशेष का हो गया। अब हम चर्चा करने वाले थे समवाय का। तो समवाय की चर्चा करते समय में थोड़ा संबंध का परिचय जानना जरूरी है। तो संबंध के बारे में थोड़ी बातें बताते हैं। तो देखो, कोई भी चीज़ कहीं भी रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है, ये ध्यान रखना है। कोई भी वस्तु कहीं भी रहे, है ना, वहाँ कोई न कोई संबंध होता है। ठीक है। जब हमने कहा कि ये मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है, तो प्रश्न पूछना है कि मोबाइल हाथ में किस संबंध से है। ठीक है, नहीं अभी उत्तर आएगा, अभी पहले प्रश्न पूछना है। ठीक है। कहीं भी कोई कहे कि यहाँ पर ये रहता है, मैं घर में रहता हूँ, तो पूछ लेना है किस संबंध से रहते हो। तो कहेंगे कि पृथ्वी में गंध है, तो क्या कहना है, किस संबंध से है। मतलब कोई भी दो वस्तु हैं, एक में दूसरा रह रहा है, ऐसी विवक्षा है, तो वहाँ कोई न कोई संबंध होता ही होता है। ठीक है। तो अब संबंध तो होता है, तो संबंध कई प्रकार के होते हैं। संबंध असीमित है, संबंध की है ना सीमा नहीं है, क्योंकि संबंध हम लोग बनाते हैं, संबंध हम लोग बिगाड़ते हैं। हमारे हाथ में संबंध, जिससे हमको काम लेना होता है हम बना लेते हैं, है ना, ढूंढ करके। कोई मंत्री नेताओं से काम करना है तो हम ढूंढते हैं उसका, है ना, मामा साला काका कहाँ से पहुंचता है। अब जब अपना काम नहीं लेना हो, बिगाड़ना हो, अथवा काम बिगड़ा हुआ हो, संबंध तोड़ना हो, तो माँ बाप से भी कह देते कि तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं, ख़त्म हो गया। तो अपने ऊपर है बनाना और बिगाड़ना। इसलिए आवश्यकता के होने पर संबंध को बनाया जाता है, और न होने पर संबंध को बिगाड़ा जाता है। इसलिए संबंध को हम बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, तो हम लोग गिन नहीं सकते कितने हैं। लेकिन हम लोगों को जब शास्त्र में अभ्यास करना है तो कुछ संबंध है जिनका हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो उनमें से कुछ संबंध है, उसमें सबसे प्रसिद्ध जो संबंध है वो है संयोग संबंध। क्या है? संयोग संबंध। तो संयोग संबंध कहाँ होगा? तो द्रव्यों में संयोग संबंध होता है। द्रव्यो संयोगः, तो दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। तो जैसे अभी हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, जैसे मोबाइल हाथ में किस संबंध से रहता है, देखा कि मोबाइल द्रव्य, आदमी द्रव्य, तो इन दोनों का संबंध क्या है? संयोग संबंध है। हो गया काम। ठीक है। हम लोग कोई व्यक्ति जमीन में बैठा है, घर में बैठा है, तो घर क्या है? द्रव्य है। हमारा शरीर क्या है? द्रव्य है। तो शरीर जमीन में किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से रहेगा। पुस्तक, तो ये सारी चीज़ हमको जो दिखाई दे रहे हैं, कपड़ा है, हमारे वस्त्र हमारे शरीर में है ना, हमने वस्त्र धारण किया है, तो वस्त्र शरीर में है, तो किस संबंध से? संयोग संबंध से। तो वस्त्र और शरीर का संबंध संयोग संबंध। तो जहाँ भी दो द्रव्य दिखें तो उन दो द्रव्यों का संबंध संयोग संबंध होगा। हो गया, एक संयोग का काम हो गया। दूसरा संबंध है समवाय संबंध। दूसरा संबंध है समवाय संबंध। तो समवाय संबंध 5 जगह पर होता है। तो जिसको तरह याद है, अंतिम में लिखा है अन्नम बटन है, यथा वैवा वैविनो गुणगुणिनो क्रिया क्रियावंतो जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य चेती। उसको उलट दो, किताब को वहीं से निकाल लो, तो तर्क संग्रह के सबसे अंतिम में चले जाओ, है ना, सबसे अंतिम में, और उसे थोड़ा थोड़ा वापस आना। अभाव है अंतिम में, है ना, अभाव से पहले समवाय है, मिला। हाँ, ययोर द्वयोर मध्ये एकम अभिनश्य तदवस्थम अपराश्रित विवावतिष्ठते।
अवयवावयविनौ एक है ना, ये नंबर अपने से लगा लेना दिमाग में। अवयवावयविनौ एक, दूसरा गुणगुणिनौ, तीसरा क्रिया क्रियावंतौ, चौथा जाति व्यक्ति, और पांचवा विशेष नित्य द्रव्य च। तो ये पांच जगह हुआ ना, तो इन 5 जगहों पर समवाय संबंध होता है। देखो तो पहला नंबर में अवयवावयविनौ, तो अवयव और अवयवी के बीच में समवाय संबंध होता है। अवयव और अवयवी इन दोनों के बीच में समवाय संबंध होता है ना। हमारा जो शरीर है, हाथ पैर सब अंग मिल करके पूरा अंगी बना हुआ है, तो पूरा हमारा शरीर हो गया अवयवी। क्या हो गया? अवयवी, अंगी, इसको अंगी बोलते हैं। और एक अंग हो गया हाथ पैर आदि, जिसको हम अवयव कहते हैं। तो अवयव कहिए, अंग कहिए, अवयवी कहिए, अंगी कहिए की बात है, ठीक है। अब एक प्रश्न है, जैसे शाखा आदि अवयव हैं और पूरा वृक्ष क्या है? अवयवी है। तो अब एक दूसरे पर बैठा हुआ है, तो ये प्रश्न है कि शाखा में वृक्ष है कि वृक्ष में शाखा है? कौन किसका आधार है ना, कौन किसका अधिकरण है? जैसे मोबाइल हाथ में है तो हम कहेंगे भाई हाथ है, आधार है, उसी को क्या बोलेंगे? अधिकरण बोलेंगे, आधारो अधिकरणम। और जो मोबाइल है ये आधे है, जो रहता है वो आधे है, और जिसमें रहता है वो आधार अथवा अधिकरण, ठीक है। तो यहाँ तो एकदम दिख रहा है, कोई इसमें संदेह नहीं है। यहाँ ऐसा संदेह तो नहीं कि मोबाइल में हाथ तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मोबाइल हाथ में है, ठीक, तो हाथ अधिकरण है, मोबाइल आधे है, ठीक, मोबाइल हाथ में रहता है। अब प्रश्न है कि उसी प्रकार से वृक्ष और शाखा है, दो चीजें, एक अवयव एक अवयवी है। तो वृक्ष में शाखा है अथवा शाखा में वृक्ष है, आधार कौन है? एक उत्तर दोगे तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। आधार क्या है? वृक्ष आधार है अथवा शाखा आधार है? शाखा में वृक्ष है कि वृक्ष में शाखा है? वृक्ष में शाखा है ऐसा लगता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। शाखा में वृक्ष है, क्या है? तुम्हारा शरीर में हाथ पैर है कि हाथ पैर में शरीर है? ऐसा लगता है कि शरीर में हाथ पैर है, वास्तव में होता क्या है? हाथ पैर में शरीर होता है, ठीक। हाँ, हाथ पैर नहीं रहेगा तो शरीर किस बात का, समझे? अब देखो हम समझाते हैं तुमको कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग बनी हुई है, कार्षी विद्या भवन है ना, हम पढ़ना चालू किया, उसके बाद एक बिल्डिंग बनकर तैयार है कि बिल्डिंग तैयार है तब आकर के हम लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ऐसा संभव है कि हम पहले से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कार्षी विद्या भवन में और बाद में बिल्डिंग बन कार्षी विद्या भवन बनकर तैयार हो? ऐसा संभव है? नहीं है, ठीक है। तो कोई चीज़ कहीं रहता है, जो आधार होता है उसकी सत्ता पहले होती है ना। कार्षी विद्या भवन पहले से है, फिर हम लोग यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो कार्षी विद्या भवन हमारा आधार है, हम लोग आधे हैं, हम लोग इसी में रह रहे हैं, यही होता है, ठीक है। और जब कपड़ा बनाते हैं ना, जैसे मान लो ये रुमाल है, ये रुमाल बना है, किससे बना है? तंतुओं से, धागे से बना है, ठीक है। अब आप बताओ कि ये कपड़ा बनने से पहले क्या था? तंतु था, तो तंतु के एक एक करके जोड़ करके कपड़ा बना, समझ में आया? अब फिर हमको एक एक धागा निकाल देंगे तो तंतु रहेगा कि नहीं रहेगा? ये उस समय एक पट रहेगा, ये रुमाल रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो धागा पहले से था, उसमें आकर के कपड़ा बाद में बैठा है कि पहले था फिर बाद में हमने धागा को लाकर उसमें जोड़ा है? समझ में आया? तंतु पहले था, फिर वो बाद में आकर के उसके ऊपर जोड़ करके कपड़ा पट बना, पट की उत्पत्ति बाद में हुई। तो पट आकर के बैठा हुआ है, किसमें बैठा हुआ है? तंतु कहेगा यहाँ से भागो, तो तंतु तो बना रहेगा अपना, पट भाग जाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसी बात नहीं है कि पट पहले से है, अब यहाँ पट बनाओ, दूसरा धागा लाकर रखो ऊपर से, तब तो हम कहेंगे कि पट में तंतु है, लेकिन वो तंतु दूसरा है, वहाँ संयोग संबंध होगा। समझ में आई बात? जिन तंतुओं से पट बना है उन तंतुओं की बात हम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वो तंतु पहले से है और वो तंतु को जोड़ करके हमने पट बनाया है। तो इस पट का आधार तंतु है कि तंतु का आधार पट है? पट का आधार तंतु है, तंतु है इसलिए पट है, तंतु नहीं हुआ तो पट नहीं होगा। अतः पट में तंतु बैठा है कि तंतु में पट बैठा है?
तंतु में पट बैठा है। तंतु अवयव है, पट अवयवी है, ये पूरा अवयवी हुआ तो उसका जो छोटा जो तंतु होगा वो अवयव हो जाएगा। इसलिए पट जो अवयवी है वो तंतु में अवयव में बैठा है। तो अवयवी अपने अवयव में रहता है, अवयवी का आधार अवयव होता है। समझ में आई बात? ये तो समझ में आया कि अवयवी अवयव में रहता है। तो अब शाखा में वृक्ष है कि वृक्ष में शाखा है? शाखा में, शाखा शाखा मिल करके ना वृक्ष बना हुआ है। सब काट दो अलग से तो शाखा तो मिल जाएंगे, वृक्ष तो मिलेगा नहीं। तो शाखा शाखा जोड़ करके वृक्ष बनाए। यहाँ हमको जुड़ता हुआ दिखता है ना, तंतु को जोड़ करके पट बनाया हुआ दिखता है, और पेड़ को हमको इस तरह से दिखता नहीं है। लेकिन पेड़ भी ऐसे ही बनाए, वो पेड़ भी ऐसे ही बनाए, हमारा शरीर भी ऐसे ही बनाए है ना। हम लोग जो खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं रोज, तो खा खा करके एक एक अंग बनता है कि पूरा शरीर बनता है? एक एक अंग बन करके ना पूरा शरीर बड़ा हुआ है। इसलिए एक एक अंग बन करके अवयवी तैयार हुआ है। इसलिए अवयवी हमारा जो शरीर है वो हाथ पैर में है, हाथ पैर शरीर में है ना। क्या है? हाथ पैर में शरीर है, ऐसा बोलना चाहिए। तो हाथ पैर मतलब जो अवयव है, जो अंग है, वो अंग हो गया आधार अधिकरण, और शरीर हो गया अवयवी आधेय। तो शरीर हाथ पैर में रहता है। समझ में आया? तो जैसे अब घट की बात करते हैं तो मिट्टी से घड़ा बना है, कपाल से घड़ा बना है, ठीक है। तो घट कपाल में है कि कपाल में घट है? कपाल में घट है, क्योंकि घट अवयवी है, कपाल अवयव है। तो अवयवी अपने अवयव में रहता है। ये तो समझ में आया। अब प्रश्न होगा यहाँ पर, क्या प्रश्न होगा? किस संबंध से? जब बोला कि अवयवी अवयव में रहता है, शरीर अपने अंगों में रहता है ना, पट तंतुओं में रहता है, तो प्रश्न आया किस संबंध से रहेगा? तो इसका उत्तर होगा समवाय संबंध। अवयव और अवयवी का संबंध समवाय संबंध होता है। ठीक। तो अवयवी द्रव्य, द्रव्य में ही अवयव अवयभाव होता है, गुण में वहाँ अवयव अवयभाव होता है, गुण में रूप का कोई अवयव अवयवी होता नहीं है, द्रव्य का ही कोई अवयव अवयवी होता है। अर्थात अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है। ये हुआ समवाय संबंध का पहला उदाहरण हो गया। चलो दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है गुण गुणी। गुण गुणी नहीं लिखा उसमें, तो गुण और गुणी का संबंध समवाय संबंध होता है। यहाँ उन्होंने वो क्लियर नहीं किया कि कौन कहाँ रहता है, वहाँ उन्होंने इतना ही बोल दिया कि अवयव और अवयवी का समवाय संबंध होता है। हमको समझना है कि अवयवी अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है। दूसरा उदाहरण दिया गुण और गुणी का संबंध समवाय संबंध है, तो वहाँ भी प्रश्न आएगा गुण गुणी में रहेगा कि गुणी गुण में रहेगा? गुणी गुण में रहेगा। गुणी किसको कहते हैं? गुणी मतलब गुण अस्ति यत्र इति गुणवान, वही तो गुणी है ना। तो गुण जहाँ रहे उसी को ना गुणी कहते हैं। वहाँ तो अवयव वाली संदेह वाली बात है नहीं, ठीक है। तो गुण गुणी में रहता है, गुणी उसी को कहते हैं जहाँ गुण रहे। तो गुण कहाँ रहता है? कौन है वो? द्रव्य है। हमने पढ़ा ना कि गुण द्रव्य में रहता है, सारे के सारे गुण द्रव्य में रहते हैं। इसलिए गुणी मतलब कौन हुआ? द्रव्य हुआ। तो गुण द्रव्य में रहता है। तो गुण द्रव्य में जब रहेगा किस संबंध से रहेगा? तो हमने कल श्लोक पढ़ाया था ना, कौन कौन से गुण कौन कौन से द्रव्य में, संख्या बताए थे कितने कितने? वायोर नवैका अभी याद कई लोगों को हुआ नहीं। एक श्लोक है, पुस्तकेषु तया विद्या कार्यकाले समुत्पन्ने। ये भी याद नहीं है? लिखो लिखो, ये तो याद होना बहुत जरूरी है, लिखो। ठीक है, हाँ बोलो। पुस्तकेषु तया विद्या कार्यकाले समुत्पन्ने समझ। तो कहाँ थे हम लोग? गुण गुणी में, गुणी मतलब द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। हो गया दूसरा नंबर। तीसरा क्या है? क्रिया क्रियावंतो। क्रिया कहाँ रहती है? क्रियावान में रहेगी। तो क्रियावान कौन है? वो भी द्रव्य है। हमने पढ़ा ना, क्रिया भी द्रव्य में ही रहती है। कौन कौन से द्रव्य में क्रिया रहती है? पृथ्वी जल तेज वायु मन, इन 5 में क्रिया रहती है। तो इन 5 द्रव्यों को क्या कहते हैं?
मूर्त कहते हैं, मूर्त द्रव्य। क्रिया वाले को मूर्त द्रव्य कहते हैं, क्रियावत्तम मूर्तत्वम। तो क्रिया भी 5 द्रव्य में है। किस संबंध से है? समवाय संबंध से। क्रिया और द्रव्य का संबंध समवाय संबंध, गुण और द्रव्य का संबंध समवाय संबंध, अवयवी और अवयव का संबंध समवाय संबंध। 3 हो गया, हो गया। चौथा क्या है? जाति व्यक्ति। जाति और व्यक्ति, व्यक्ति का यहाँ पर अर्थ होता है जातिमान। जहाँ पर जाति रहे वो यहाँ पर व्यक्ति शब्द से कहा है। ठीक, तो जाति कहाँ रहती है? कल पढ़ा था ना हम लोगों ने, कहाँ रहती है जाति? द्रव्य गुण कर्म में रहती है। द्रव्य गुण और कर्म में 3 में जाति रहती है। तो 3 में जाति रहेगी, ये तो कल हमने बताया था। किस संबंध से रहती है नहीं बताया था, तो अब बता रहे हैं। तो जाति द्रव्य गुण कर्म में समवाय संबंध से रहती है। समझ में आया? जाति मतलब सामान्य, सामान्य का दूसरा नाम जाति है। तो जाति द्रव्य गुण कर्म 3 में समवाय संबंध से रहती है। तो जाति और व्यक्ति का संबंध समवाय संबंध हो गया। अब आया कौन? विशेष और नित्य द्रव्य। विशेष नित्य द्रव्य च, तो नित्य द्रव्य समझ में आ गया। कल हमने विशेष की चर्चा की। तो नित्य द्रव्य जो परमाणु है, आकाश है, उनमें विशेष रहता है। तो विशेष क्यों रहता है हमने समझ लिया, व्यावर्तन कराता है, शुद्धो व्यावृत है। समझ में आई बात? तो विशेष परमाणु में आदि में रहेगा, नित्य द्रव्य में रहेगा, तो किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। तो विशेष का संबंध समवाय संबंध। समझ में आया? तो 5 जगह पर समवाय संबंध हुआ। अवयव और अवयवी का संबंध समवाय संबंध, गुण और गुणी का संबंध समवाय संबंध, क्रिया और क्रियावान का संबंध समवाय संबंध, जाति और जातिमान का संबंध समवाय संबंध, विशेष और नित्य द्रव्य का संबंध समवाय संबंध। इन 5 जगहों पर समवाय संबंध होता है। और संयोग संबंध कहाँ होता है? द्रव्य संयोग, जो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, किसी को आ रहा है प्रश्न? क्या है? हमने जब कहा कि 2 द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है कहा, फिर हमने कहा कि अवयवी और अवयवी के बीच में समवाय संबंध होता है कहा, होता है। और अवयवी द्रव्य होता है, अवयवी द्रव्य होता है। घाट और कबाल दोनों द्रव्य, तो 2 द्रव्य है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? संयोग संबंध होना चाहिए। तो वहाँ पर समवाय संबंध कैसे हुआ? क्योंकि पहला नियम है कि 2 द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। तो उसका तो वहाँ विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो विरोध दिखाई देना चाहिए ना। तो प्रश्न है, क्या प्रश्न है? अवयव अवयव दोनों द्रव्य हैं, घाट और कपाल दोनों द्रव्य हैं, तो वहाँ तो संयोग संबंध होना चाहिए पहले नियम के आधार पर। वहाँ पर समवाय कैसे हुआ, ये हुआ प्रश्न। ठीक, तो उसके लिए समझना है कि देखो नियम जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम होता है। तो सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य शास्त्र की अपेक्षा विशेष शास्त्र हमेशा बलवान होता है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। तो सामान्य शास्त्र की अपेक्षा विशेष शास्त्र बलवान होता है। जैसे कि तुम लोग पढ़े हो व्याकरण, तो आदगुण एक सूत्र है, एक वृद्धिरेचि है ना। आदगुण सब जगह अपना काम करने लगे तो क्या होगा? वृद्धिरेचि का काम ही नहीं रहेगा। ठीक है, वो निर्वकाश है। इसलिए आदगुण क्या करता है? वृद्धिरेचि का अब जगह, भाई तुम अपना ले लो, फिर जो बचेगा हम अपना ले, तो मेरे पास बहुत है। समझ में आई बात? तो वो विशेष शास्त्र है। वृद्धिरेचि क्या है? विशेष शास्त्र है। और आदगुण क्या है? सामान्य शास्त्र है। उसका क्षेत्र बड़ा है, वो सामान्य हो गया। उसका क्षेत्र सीमित है वृद्धिरेचि का, वो विशेष हो गया, है ना। उसके लिए एक नियम आता है ना, तुम लोग उसमें पढ़ाया होगा, जो पढ़े हो, कि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदेताम तक्रम कौंडिन्याय। तो जो सभी ब्राह्मणों को क्या देना है? दही देना है। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदेताम। और जो कौंडिन्य गोत्र वाले हैं उनको तक्र देना है, छाछ देनी है। ठीक है। अब वो बताओ, जो कौंडिन्य वाले गोत्र वाले हैं उनको दही मिलेगा ही नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तुम सबको दही दोगे और उनको कहेगा नहीं इनको दही नहीं, इनको क्या? छाछ। तो उनको दोनों दोगे कि केवल छाछ दोगे? इनको छाछ देंगे। लेकिन क्या कहा है कि सबको दही देना है कहा है, तो सब में वो आएंगे नहीं आएंगे? सब में तो कौंडिन्य भी आ गया ना, तो उनको तो डबल मिलना चाहिए ना, दही भी मिलना चाहिए। भाई सबको दो तो मिल गया, और उनको कौंडिन्य को तक्र दो तो तक्र भी मिल गया, डबल होना चाहिए। लेकिन ये वास्तव में तात्पर्य, तो एक सामान्य शास्त्र है कि सबको देना है, और दूसरा जो विशेष शास्त्र होता है सामान्य को सीमित कर देता है, उसके क्षेत्र को घटा देता है। ठीक है। तो उसका अर्थ क्या होगा? सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदेताम का अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं, कौंडिन्य को छोड़ करके बाकी सबको, ऐसा अर्थ होगा उसका, है ना। क्योंकि आगे जो वाक्य है
तक्रम कौड़िन्य आए, उसका सीमित कर देगा इस अर्थ को, उसका अर्थ हो जाएगा सभी को नहीं, किसको, कौड़िन्य को छोड़ करके बाकी सभी को, ऐसा अर्थ आएगा, वो सीमित कर देगा। ठीक, इसलिए हमने कहा कि सभी द्रव्यों में संयोग संबंध होता है, लेकिन एक नियम आकर कहा कि द्रव्य के अंदर का जो अवयव और अवयवी के बीच में समवाय होता है। ठीक है, तो अवयवावयवी द्रव्य को छोड़ करके बाकी जगह पर द्रव्यों में संयोग संबंध होता है, ऐसा वो संकोच करना है। बात समझ में आई? हाँ, तो अब दोनों में कोई विरोध नहीं होगा। ठीक, चलो, तो ये तो हमने समझ लिया समवाय संबंध 5 जगह पर। एक और संबंध देख लो, समझ लो। तो एक संबंध है, तीसरा संबंध करेंगे हम स्वरूप संबंध। क्या है? स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध, तो जहाँ पर सामान्यतः संयोग संबंध भी नहीं दिखाई दे रहा है और समवाय संबंध भी नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मान लेना है कि स्वरूप संबंध होगा। सीधा सा फॉर्मूला है। कहीं कहीं थोड़ा अलग होता भी है, लेकिन सामान्यतः हम प्राथमिक रूप में मान सकते हैं। जैसे मान लो कि आकाशत्व, आकाश में समवाय संबंध से रहेगा कि नहीं रहेगा? आकाशत्व जाति है कि नहीं? आकाशत्व जाति कल हमने पढ़ा, आकाशत्व जाति नहीं है। और आकाशत्व आकाश में समवाय संबंध से रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो यदि जाति होता तो जाति और व्यक्ति का समवाय संबंध है। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से, जाति और व्यक्ति का संबंध समवाय संबंध। किंतु आकाशत्व आकाश में समवाय संबंध से रहेगा, क्योंकि आकाशत्व और आकाश न तो अवयवावयवी है, न गुण गुणी है, न क्रिया क्रियावान है, न जाति व्यक्ति है, न विशेष नित्य द्रव्य है। इन 5 में जब नहीं आएगा तो वहाँ पर समवाय संबंध नहीं होगा। और वो द्रव्य भी नहीं है दोनों, एक तो द्रव्य है लेकिन दोनों द्रव्य नहीं है, आकाश और आकाशत्व, इसलिए वहाँ पर संयोग संबंध भी नहीं होगा। तो संयोग भी नहीं होगा, समवाय भी नहीं होगा, अर्थात स्वरूप संबंध हो जाएगा। हो गया? तो आकाशत्व आकाश में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। द्रव्य तो द्रव्य में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। गुण तो गुण में किस संबंध से रहेगा? कर्म तो कर्म में किस संबंध से रहेगा? सामान्य तो सामान्य में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। सामान्य तो जाति नहीं है ना, द्रव्य तो गुण तो कर्म तो जाति है, किंतु सामान्य तो जाति, इसलिए सामान्य तो सामान्य में किस संबंध से रहेगा? विशेषत्व विशेष में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। इन सब को हम उपाधि कहते हैं। ये जो अभी हमने नाम लिया ना, जो समवाय संबंध से नहीं रहते, तो इनका एक अलग से नाम है, इनका समूह का एक नाम हमने दे दिया, जिनको हम कहते हैं उपाधि। तो आकाशत्व जाति नहीं है, तो क्या है? उसको उपाधि के, आकाशत्व एक उपाधि है, कालत्व उपाधि है, दिक्तो उपाधि है, आत्मत्व आत्म तो जाति है, आत्म तो उपाधि नहीं है। बात समझ में आया? आत्मत्व जाति है, मनस्त्व जाति है। ठीक है, सामान्यत्व सामान्यत्व जाति नहीं है ना। उपाधि विशेषत्व उपाधि है, समवायत्व, ये सब उपाधियां है, इन सबको उपाधि कहेंगे। ठीक है, तो उपाधि का संबंध क्या है? स्वरूप संबंध। तो उपाधि का संबंध स्वरूप संबंध। ठीक, एक तो हो गया। और दूसरा है अभाव। जैसे वायु में रूप है, रूप कहाँ रहता है? रूप पृथ्वी में, जल में, तेज में, 3 जगह पर रूप रहता है। वायु में रूप नहीं है, तो वायु में क्या है? रूप का अभाव है, रूपाभाव है। जहाँ रूप नहीं रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा? रूप का अभाव रहेगा। तो वायु में रूप का अभाव रहा, तो प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा? किस संबंध से रहा, ये प्रश्न आएगा ना। जब हमने बोला वायु में रूपाभाव है, तो किस संबंध से, ये प्रश्न आएगा। तो संयोग संबंध संभव है? वायु और रूपाभाव दोनों द्रव्य हैं? दोनों द्रव्य नहीं है। वायु तो द्रव्य, लेकिन अभाव द्रव्य नहीं है। समवाय होगा? अवयवावयवी है, गुण गुणी है, क्रिया क्रियावान है, जाति व्यक्ति है, विशेष नित्य द्रव्य है, तो संयोग भी नहीं है, समवाय भी नहीं है, तो क्या है? स्वरूप है। तो अभाव का संबंध स्वरूप संबंध। अभाव जब भी रहता है स्वरूप संबंध से रहता है। यहाँ पर हाथी है? हाथी है? क्या है? हाथी का अभाव है। हाथी का किस संबंध से? स्वरूप संबंध से। तो जो भी बस अभाव कहीं भी रहेगा तो स्वरूप संबंध से रहेगा। तो स्वरूप संबंध 2 का हुआ। एक हुआ उपाधि का संबंध स्वरूप संबंध, और दूसरा हुआ अभाव का संबंध स्वरूप संबंध। समझ में आई बात? तो संयोग संबंध समझ में आया, समवाय संबंध समझ में आया, स्वरूप संबंध समझ में आया। एक और संबंध समझ लो,
उसका नाम है कालिक संबंध। तो कालिक संबंध काल का संबंध है, इसलिए उसका नाम ही कालिक संबंध है। एक काल का एक स्पेशल संबंध है, काल का अपना प्राइवेट है ना। तो कालिक संबंध से सब कुछ काल में रहेगा, कालिक संबंध सब कुछ है ना। अभी तुम लोग कहाँ हो? काशी विद्या भवन में है ना, काशी विद्या भवन में। किस संबंध से? संयोग संबंध से हो ना, संयोग संबंध से। किस संबंध से? द्रव्य है ना, ये भवन में द्रव्य, तो हम सब काशी विद्या भवन में संयोग संबंध से हैं, ठीक है। लेकिन हम सब अभी काल में है कि नहीं? काल में। कौन से काल में हो? हाँ, वर्तमान काल में। अहम इदानीम अस्मि, अहम इदानीम अस्मि। इदानीम मतलब इस समय है ना, इस समय में है, वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में कौन कौन है? सब कुछ है, सब कुछ है ना, सभी लोग हैं, सब कुछ है, सारे वस्तु भी है। मनुष्य क्यों है? सब कुछ है। दुनिया के सारे जो वस्तु है वो वर्तमान काल में है कि नहीं? अभी जो है, जो नहीं है वो नष्ट हो चुके हैं, या तो जो आने वाले उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन जो हैं जिनकी सत्ता है अभी वर्तमान काल में, वो सब वर्तमान काल में है। तो सब कुछ कहाँ रहता है? काल में रहता है। सब कुछ कहाँ है? काल में। सबका आधार क्या है? सर्वाधार कालः। काल सबका आधार है। तो काल में सब कुछ रहा, तो क्या प्रश्न हुआ? किस संबंध से रहा? तो सब कुछ काल में जिस संबंध से रहता है उसी संबंध का नाम हो गया कालिक संबंध, ठीक। तो सब कुछ काल में कालिक संबंध से रहता है। समझ में आई बात? तो ये काल का संबंध हो गया कालिक संबंध। जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः, है ना, कारिका बोलिए। तो जगताम आश्रय, सारा जगत का आश्रय काल है। तो काल सब जगत का आश्रय, संपूर्ण जगत का आश्रय है। तो संपूर्ण जगत काल में रहता है, तो जिस संबंध से रहेगा, किसी न किसी संबंध से रहेगा, तो उस संबंध का नाम हो गया कालिक संबंध, ठीक है। तो कालिक संबंध में और भी बात है, लेकिन अभी प्राथमिक रूप में हमको इतना ही समझना है। हो गया, 4 संबंध हो गए। एक और संबंध समझ लो। एक संबंध है तादात्म्य संबंध, तादात्म्यम, तादात्म्य संबंध। इसी संबंध का दूसरा नाम होता है अभेद संबंध। अभेद, तादात्म्य को हम क्या बोलते हैं? अभेद भी बोलते हैं, अभेद संबंध। तो अपने में अपना जो संबंध है उसको हम तादात्म्य संबंध कहते हैं। स्वयं में स्वयं का संबंध है वो अभेद है। मैं किससे अभिन्न हूँ? मैं मुझसे अभिन्न हूँ, बाकी सब मेरे से भिन्न है ना। ये पुस्तक किससे अभिन्न है? इसी पुस्तक से अभिन्न है। तो इस पुस्तक का तादात्म्य इसी पुस्तक में है, बाकी जगह पर। तो यह पुस्तक तादात्म्य संबंध से कहाँ रहेगा? इसी पुस्तक में रहेगा। पुस्तक में नहीं, इसी पुस्तक में। दूसरा पुस्तक में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से रहेगा, ठीक है। तो यह पुस्तक इसी पुस्तक में रहेगा, तो किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध से रहेगा। अपने में अपना संबंध, तादात्म्य संबंध, अभेद संबंध। बात समझ में आई? अब देखो, ये पुस्तक संयोग संबंध से कहाँ है? अभी मेरे हाथ में है। ये पुस्तक समवाय संबंध से अभी कहाँ है? समवाय संबंध से, अवयव में। इस पुस्तक के जो पन्ने हैं, है ना, अवयव में, ठीक है। यह पुस्तक स्वरूप संबंध से कहाँ है? अभी स्वरूप संबंध से कहीं नहीं। इस पुस्तक का स्वरूप संबंध नहीं है। समझ में आया? तो सब जगह कहीं होना जरूरी नहीं है, सब जगह कुछ न कुछ होना जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो यह पुस्तक संयोग संबंध से कहाँ है? हाथ में है। समवाय संबंध से कहाँ है? अपने अवयव में है। स्वरूप संबंध से कहाँ है? कहीं नहीं है। स्वरूप संबंध इस पुस्तक का संबंध नहीं है, ठीक है। और कालिक संबंध से कहाँ है? काल में है ना, काल में, वर्तमान काल ही है, काल में है। तादात्म्य संबंध से कहाँ है? अब इसी पुस्तक में है। बात समझ में आई? तो एक ही वस्तु एक ही समय पर संबंध के भेद से अलग अलग स्थान में रह सकता है ना। यह पुस्तक हाथ में भी है, पन्नों में भी है, काल में भी है, अपने आप में भी है। समझ में आई बात? तो एक ही बस, इसलिए हमने कही दिया कि घट भूतल में है ना। तो जो घट भूतल में है वो अन्यत्र भी हो सकता है। समझ में आया? इसलिए वो उसको हमको थोड़ा बांधना पड़ता है। इसलिए हमने वो संबंध में उस दिन एक वाक्य बोला था ना पहले, घटवत भूतलम जब बोलना होगा तो हम बोलते हैं संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठादेयता निर्भित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठाधिकरणतावत भूतलम। तब वो सारा संबंध सब कुछ आ जाता है जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है।
तो उसको हम सीख लेंगे बाद में, कोई बात घबराना नहीं, तुम सभी बोलोगे, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले कुछ भूमिका को जानना जरूरी है, तब जाकर सरल है। अभी बता देंगे तो कठिन हो जाएगा, समझे? तो कठिन मार्ग को चुनना है कि सरल मार्ग को चुनना है? हाँ, तो बालानाम सुखबोधाय लिखा है ना, सुखे न बोधा है, ठीक, कठिन बोधाय शब्द लिखा तो है नहीं। ओके बात, चलो ये कहाँ पहुँचे हम लोग? हाँ, तो मतलब संबंध की चर्चा हो गई, संबंध के बारे में समझ में आ गया। हम लोग वहाँ ग्रंथ पढ़ रहे थे, नित्य संबंध समवाय, समवाय से एक है वह, ये पढ़ रहे थे ना, समवाय से एक है वह पढ़ रहे थे। तो समवाय एक ही है, तो समवाय संबंध एक है। तो समवाय संबंध, क्योंकि समवाय संबंध है उसको बताना था तो हमने पूरा बता दिया। तो हम समवाय से परिचित हो गए। तो समवाय जो संबंध होता है वो एक होता है और नित्य होता है। समवाय संबंध एक होता है और नित्य होता है। बाकी जो संबंध हमने बताया, संयोग संबंध, स्वरूप संबंध, ये सब अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं और अनित्य भी होते हैं। किंतु समवाय संबंध एक होता है और नित्य होता है। समवाय संबंध नाना नहीं है, अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, कहीं भी हो एक ही है, सब एक ही है, ठीक। समवाय से एक है, वह हो गया। उसके आगे अभाव, अभाव चतुर्विध, प्राग भाव, प्रशंसा भाव, ठीक है। तो पहला अभाव देख लो, पहला अभाव का नाम है प्राग भाव। तो प्राग माने पहला, उसका अर्थ है प्राग माने जो पहले हो, ठीक है। तो पूर्व में जो अभाव हो, पूर्व मतलब कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में जो अभाव होता है उसको हम कहते हैं प्राग भाव। उसको हम समझते कैसे हैं? भविष्यति, ऐसा कह करके समझते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यति। जैसे मान लो एक अभी यहाँ पर घड़ा बनने वाला है, कुमार के घर में गए, वो मिट्टी गूंथ रहा है, उसको घड़ा बनाना है। किसको गूंथ रहा है? मिट्टी को गूंथ रहा है ना। उधर सब रेडी रखा हुआ है, वो चाक वगैरह, डंडा वगैरह। तो हम समझ जाएंगे कि थोड़ी देर में यहाँ पर घड़ा बनेगा, तो घट की उत्पत्ति होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे? अत्र घटो भविष्यति, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो घट होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी घट, तो घटो भविष्यति कहने से हम घट के भाव को समझते हैं कि घट के अभाव को समझते हैं? घट के अभाव को समझते हैं, अभी घट नहीं है, ठीक है। तो घटो भविष्यति कहने पर जो हमको अभाव समझ में आता है, घट का अभाव, उस घट का अभाव का नाम है प्राग अभाव। घट की उत्पत्ति के पूर्व में उत्पन्न रहने वाला जो अभाव है वो प्राग भाव है। तो अभी घट का प्राग भाव है, कुमार के घर में अभी घट का प्राग भाव है। फिर वो अपना काम करेगा, घड़ा बन जाएगा। तब वो घड़ा उत्पन्न हुआ, उस समय घट का प्राग भाव है। तो जब घट उत्पन्न होता है तो प्राग भाव नष्ट हो जाता है। बात समझ में आई? कार्य की उत्पत्ति क्षण में, जिस क्षण में, जिस सेकेंड में, है ना, ठीक है, उसको हम क्षण कहेंगे, सबसे सूक्ष्म काल। तो जिस क्षण में घट उत्पन्न हुआ, उस क्षण में घट का प्राग भाव नष्ट हो जाएगा। उससे पहले घट का प्राग भाव है। कब से है? पहले अनादिकाल से, है ना। जो घड़ा अभी उत्पन्न होने वाला है अभी है, कब से नहीं है वो घड़ा? तो कब से ही नहीं है ही नहीं, पहले से नहीं है, शुरू से नहीं है ना। उसका 2 घंटे से नहीं है, 4 घंटे से नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो पहले से है ही नहीं। इसलिए वो जो प्राग भाव कब तक जाएगा? वापस जाओगे तो अनादि तक जाएगा। इसलिए प्राग भाव अनादि है। क्या है? और वो शांत है, अनादि शांत प्राग भाव, है ना। वो मूल्य आगे पढ़ना तुम लोग। अनादि शांत प्राग भाव, प्राग भाव की आदि नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, और उसका अंत हो जाता है। कब अंत होता है? जब कार्य उत्पन्न होगा तो प्राग भाव का विनाश हो जाएगा। ये प्राग भाव समझ में आया? दूसरा है प्रथम सा भाव। अभी घड़ा बन गया, कुमार ने घड़ा बनाया, बना करके हमारे सामने रखा, ठीक। और हमने एक डंडा मार दिया उसको, है ना, पत्थर फेंक दिया, तो घड़ा फूट गया, नष्ट हो गया, ठीक है। तो घड़ा नष्ट हो गया तो हम कहेंगे घटो नष्टः। क्या कहेंगे? घटो नष्टः, घटः ध्वस्तः, ठीक है। ध्वस्तः कहो, नष्ट कहो, विनष्ट कहो, मतलब नाश हो गया घट का। तो अभी घट है नहीं, तो अभी घट का अभाव है, घट का अभाव है। तो अभी जो अभाव है, जिसको हम नष्ट कह रहे हैं, उस अभाव का नाम है प्रध्वंसा अभाव, है ना। घटो ध्वस्तः, तो ध्वस्तः नष्ट ऐसा कहने पर जो अभाव समझ में आता है, उस अभाव का नाम है प्रध्वंसा अभाव। भविष्यति कहने पर जो अभाव समझ में आता है वो प्राग भाव है। तो जिस समय घट का प्राग भाव होता है, उस समय घट होता नहीं है ना। दुनिया में कहीं भी ढूंढोगे तो घट मिलेगा? जो कुमार अभी घड़ा बनाने वाला है, उस घट को कहीं दूसरी जगह ढूंढोगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो कहीं भी है ही नहीं। समझ में आई बात? और घट का जब नाश हो गया तो अन्यत्र कहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब घट का प्राग भाव होता है, जिस समय में घट का प्राग भाव है, उस समय में घट होता नहीं। वह घट, सभी घट की बात नहीं करनी है, क्योंकि प्राग भाव एक घट का होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब एक घट नष्ट हो गया तो वो घट कहीं पर भी दूसरी जगह पर होता नहीं।
ये दो अभाव समझ में आ गए। तीसरा अभाव है अत्यंताभाव। अत्यंताभाव है ना, जैसे मान लो अब अत्यंताभाव का अर्थ समझ में आता है कभी होना ही नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। ठीक है, हमारी प्रतीति है कि नास्ति, अत्र घटो नास्ति, यहाँ पर घड़ा है नहीं, हम कहते हैं अत्र घटो नास्ति, यहाँ पर घड़ा नहीं है, अर्थात घड़ा कहीं अन्यत्र है। कुमार के घर में घड़ा है, कुलाल के घर में घड़ा है, दुकान में घड़ा है, लेकिन यहाँ पर अभी घड़ा नहीं है, तो यहाँ पर घड़ा नहीं है हम बोल रहे हैं, तो नहीं है अर्थात घड़े का अभाव है। तो नहीं है कहने पर जो अभाव हमको समझ में आता है उसी का नाम है अत्यंताभाव। अत्र घटो नास्ति, अत्यंताभाव। तो अत्यंताभाव का ये अर्थ नहीं है कि घट सर्वथा दुनिया में कहीं है ही नहीं, कहीं है, किसी दूसरे देश में दूसरे काल में घड़ा है, यहाँ पर इस देश में इस काल में घड़ा नहीं है, ऐसा जो हम व्यवहार करते हैं उस अभाव का नाम है अत्यंताभाव। वो लक्षण हम लोग बाद में करेंगे। तो ये हो गया घट का। तो हम इसको हम क्या कहेंगे, नास्ति शब्द से बोलते हैं। अत्र घटो नास्ति, पटो नास्ति, पुस्तकम नास्ति। ठीक है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ये सब क्या है, सोना चांदी नहीं है, ये सब अत्यंताभाव है। समझ में आया? नास्ति नास्ति जब कहेंगे तो अत्यंताभाव हो जाएगा। समझ में आई बात? जब हम अत्यंताभाव की बात कर रहे होते हैं तो उसका जो प्रतियोगी है, प्रतियोगी किसको कहते हैं? हाँ, ऐस्याभाव स प्रतियोगी। ऐस्याभाव, जिसके अभाव की हम बात कर रहे हैं उसका एक नाम हमने दे दिया, उसको हम कहेंगे प्रतियोगी। जिसके अभाव की हम बात कर रहे हैं वो प्रतियोगी होगा। तो घट का अभाव की बात हम कर रहे हैं तो घट हो गया प्रतियोगी, है ना। हाथी के अभाव की बात कर रहे हैं तो हाथी हो गया प्रतियोगी। सोने चांदी के अभाव की बात कर रहे हैं तो सोना चांदी हो गया प्रतियोगी। ठीक है, तो प्रतियोगी कहीं अन्यत्र होता है और कहीं जहाँ पर वो प्रतियोगी नहीं रहेगा वहाँ पर अत्यंताभाव रहता है। किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। अभाव का संबंध स्वरूप संबंध है, हो गया अत्यंताभाव। और चौथा है अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव मतलब अन्य में अन्य का भाव है, अन्योन्याभाव है। ठीक है, जैसे मान लो एक पुस्तक है, ठीक है, और रुमाल का, ये रुमाल है। अब देखो पुस्तक में रुमाल है कि नहीं, किस संबंध से है? संयोग संबंध से। समझ में आया? देखो ये हो गया पुस्तक, ऐसा करते हैं, सीधा सीधा है, टेढ़ा हो जाएगा, नीचे रख देंगे। तो पुस्तक में रुमाल है, किस संबंध से है? संयोग संबंध से। अब पुस्तक में रुमाल का अभाव है नहीं, क्योंकि जहाँ पर प्रतियोगी रहता है वहाँ पर उसका अत्यंताभाव नहीं रहेगा। अब ये दूसरा हाथ है, यहाँ पर रुमाल है तो यहाँ पर क्या है? रुमाल का अभाव है, अत्यंताभाव है। और इस पुस्तक में रुमाल का अत्यंताभाव है नहीं है, पुस्तक में रुमाल है। समझ में आया? ये तो एक बात होगी। पुस्तक रुमाल है अभी जब पुस्तक के ऊपर हमने रुमाल को रखा है तो पुस्तक रुमाल है नहीं। अब देखो हटा दिया, अब पुस्तक रुमाल है। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? रखने पर और हटाने पर कुछ नहीं। जब दोनों स्थितियों में यहाँ रखो तभी पुस्तक रुमाल नहीं है, यहाँ रखो तभी पुस्तक रुमाल नहीं है। ये पुस्तक और रुमाल दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। पट और पुस्तक दोनों भिन्न है। ठीक है, तो पट से भिन्न पुस्तक हो है, साथ में रखो या नहीं रखो। ठीक है, तो इन दोनों में अभाव है, परस्पर में अभाव है। और ये भी एक ही बात है, पुस्तक रुमाल है, रुमाल पुस्तक नहीं है, पुस्तक रुमाल नहीं है। पुस्तकम न पटः, पटः न पुस्तकम, तो परस्पर में अभाव है। ये जो परस्पर में अभाव है इसको हम कहते हैं अन्योन्याभाव, जिसका सरल नाम है भेद। इसको हम कहते हैं भेद। इसलिए हम कहते हैं पुस्तक से भिन्न रुमाल है। भिन्न मतलब इसमें भेद है। पुस्तक का भेद रुमाल में है, पट में है, पट का भेद पुस्तक में है, पट का भेद पुस्तक में है, और पुस्तक का भेद पट में है। इसलिए पट हुआ पुस्तक से भिन्न और पुस्तक हो गया पट से भिन्न। तो ये जो भेद है इसी को हम अन्योन्याभाव कहते हैं। अन्योन्याभाव का दूसरा नाम है भेद। ठीक, लेकिन अत्यंताभाव देखो, अभी पुस्तक में अत्यंताभाव है, रुमाल का नहीं है। अभी पुस्तक में पट है, अभी पुस्तक में पट का अत्यंताभाव नहीं है। अब हमने हटा दिया तो अभी पुस्तक में पट का अत्यंताभाव है। पट कहीं अन्यत्र है, यहाँ पर नहीं है, तो अभी पट में, अभी पुस्तक में पट का अत्यंताभाव है। अभी पुस्तक में पट का अत्यंताभाव, अब अन्योन्याभाव तो यहाँ रखो या नहीं रखो, दोनों अवस्था में यहाँ पर अन्योन्याभाव होता है। बात समझ में आई? ठीक, घड़े में पानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, किंतु घड़ा पानी नहीं हो सकता। जलम न घटः, ये सर्वथा जलम न घटः, घटो न जलम। ठीक है, किंतु घटे जलम कदाचित अस्ति, घटे जलम कदाचित नास्ति। तो खाली कर दोगे तो उसमें अभाव मिल जाएगा, अब भर दोगे तो उसमें जल है, उस समय अभाव नहीं मिलेगा। तो ये एक अत्यंताभाव है, एक अन्योन्याभाव है। बात समझ में आई?
तो ये प्राथमिक सामान्य परिचय हो गया। ठीक, तत्र यदि, हाँ तत्र सप्त पदार्थ मध्य इत्यर्थ। हाँ, तत्र का अर्थ करना है शब्द पदार्थ मध्य। तत्र कहाँ लिखा है? तत्र द्रव्याणि लिखा है ना, तो तत्र मतलब 7 पदार्थों के मध्य में। 7 पदार्थ जो हमने पहले बताया उनमें से जो द्रव्य है उसका हमने करना है नवैव। लिखा तो तत्र द्रव्याणि चित्ते तेजो है ना, क्या लिखा है? पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी लिखा है, और नवैव बाद में लिखा है, लेकिन हमने करना है तत्र द्रव्याणि नवैव, द्रव्य 9 है। फिर प्रश्न आएगा कौन कौन से, तब उत्तर देना है कि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी। ठीक, हाँ, द्रव्याणि नवैव इत्यन्वयः। हाँ, एवं तत्र इति पदम 24 गुणा इत्यादि न अप्यन्वेति। हाँ, हमने पहले बताया तत्र लिखा है ना, आगे जब गुणा है 24 रूप रस जो शुरू किया है वहाँ तत्र नहीं लिखा है, तो तत्र को वहाँ पर भी जोड़ना है। तो तत्र गुणा 24, तत्र कर्माणि 5, तत्र सामान्यम द्विविधम, तो तत्र को सब जगह पर ले जाना चाहिए। द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम, समवायी कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य। तो द्रव्य का सामान्य लक्षण 3 इन्होंने बनाया। ठीक है, एक तो गुणवत्तम बनाया, एक समवाय कारणत्वम बनाया, और द्रव्य तो जातिमत्वम बनाया। ये 3 लक्षण है, इस लक्षण को याद कर लेना है। लक्षण का समन्वय हम करेंगे कल। ठीक, हाँ, इसलिए हम लोग अब पृथ्वी का थोड़ा मूल पढ़ लेते हैं। सब लोग को पता ही है, तो सब लोग साथ में पढ़ लेते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी ठीक। अब देखो, तो कल हमने उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा की थी कि इस प्रकार से सृष्टि होती है। तो सबसे पहले ईश्वर की इच्छा होती है कि मैं सृष्टि करूं। ईश्वर की इच्छा होने के बाद क्या होता है? परमाणु अपना काम शुरू कर देते हैं, इधर उधर दौड़ना भागना शुरू हो जाता है। तो 2 परमाणु में क्रिया होकर के संयोग होता है। तो 2 परमाणु का संयोग होकर के क्या बनता है? द्वणुक बनता है, द्वणुक बनता है। ठीक है, और उसके बाद कई द्वणुक बनेंगे, तो 3 द्वणुक मिल करके त्रिश्रेणु बनेगा। फिर उसके बाद वो बढ़ता हुआ पूरी पृथ्वी बनेगी। तो पृथ्वी के परमाणु के द्वारा पूरी पृथ्वी बनेगी, जल के परमाणु के द्वारा पूरा समुद्र जल बनेगा, तेज के परमाणु के द्वारा ये सब पूरे बड़े बड़े तेज बनेंगे, और वायु के परमाणु के द्वारा पूरा वायुमंडल बनेगा। ठीक, तो ये जो 4 द्रव्य है ना, पृथ्वी जल तेज वायु, ये परमाणु के क्रम से उत्पन्न होते हैं, इसी क्रम से। बाकी जो आगे के जो द्रव्य हैं, आकाश काल दिक आत्मा मन, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? ये कैसे उत्पन्न नहीं होते, ये नित्य हैं। तो इनकी उत्पत्ति की चर्चा करनी नहीं है। तो उत्पत्ति की चर्चा कितने की करनी है? 4 की, पृथ्वी जल तेज वायु। उनमें भी जो उनका परमाणु है वो नित्य है, उनकी चर्चा मतलब उत्पत्ति की चर्चा नहीं करनी। उनकी चर्चा तो करनी है, उनकी उत्पत्ति की चर्चा नहीं करनी है। समझ में आई बात? अब देखो, पृथ्वी का परमाणु तो नित्य है, और जो परमाणु मिल करके सबसे पहले बना उसका नाम क्या हो गया? द्वणुक हो गया। तो द्वणुक उत्पन्न हुआ है, द्वणुक उत्पन्न हुआ है, और जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी हो जाता है। जात से ही ध्रुव मृत्यु है ना, इसलिए अनित्य है, उसकी उत्पत्ति भी है और उसका विनाश भी होता है। अब जो उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं कार्य। जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो परमाणु कार्य है कि नहीं? नहीं है परमाणु कार्य, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होता। और द्वणुक उत्पन्न नहीं होता कि नहीं होता है, इसलिए द्वणुक क्या हुआ? कार्य हुआ। त्रिश्रेणु क्या हुआ? पूरी की पूरी पृथ्वी क्या हुई? सब जो भी घटपट जो भी दिखाई दे रहा है वो सब स्थूल, जो स्थूल है वो सब कार्य है। इसलिए पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्या अनित्या। ठीक है, तो हम करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया लक्षण, तत्र गंधवती पृथ्वी। यहाँ पर भी तत्र मतलब कुत्र? नवद्रव्येषु मध्य, 9 द्रव्यों के मध्य में। जो 9 द्रव्य गिनाया गया, पृथ्वी जल आदि, उनमें से जो पहला द्रव्य है वो पृथ्वी है, और वो गंधवती है। उसका लक्षण क्या है? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। पृथ्वी में गंध है, तो पृथ्वी को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी गंध नहीं रहता। इसलिए पृथ्वी गंध पृथ्वी का लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्म लक्षण। तो गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म है। असाधारण धर्म किसको कहते हैं? तन्मात्र वृत्ति धर्म, असाधारण धर्म। गंध केवल पृथ्वी में है, अन्यत्र नहीं है। देखो सब अपने जुड़ा हुआ है, लिंकिंग है यहाँ पर।
बात समझे? हाँ, तो कोई छोड़, इसलिए आवृत्ति करना बहुत जरूरी है। आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधाद अभिगरीयसी। ज़्यादा पढ़ें इसकी अपेक्षा कि पढ़ा हुआ न भूले, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आई बात? अतः आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधाद अभिगरीयसी। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले 1-2 घंटा आवृत्ति करनी चाहिए आराम से, प्रेम, तब जाकर शास्त्र साथ देता है। हो गया? तो पृथ्वी का लक्षण क्या हो गया? गंधवत्तम पृथ्व्या लक्षणम। जिसमें गंध है उसको पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, साध विधा, नित्या अनित्या च। नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। नित्या कौन है? परमाणु रूपा। समझ में आ गया ना? वो सृष्टि को पहले समझ लेंगे तो ये पंक्ति अपने आप लग जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहीं से समझने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या है। तो 2 प्रकार की पृथ्वी पहले हमको समझ में आया, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य कौन है? परमाणु रूपा। परमाणु रूप जो पृथ्वी हो नित्य है, और अनित्य कार्य रूपा। कार्य रूपा मतलब कौन? रेणुक से लेकर के सब, परमाणु को छोड़कर सब, रेणुक से लेकर पूरा का पूरी पृथ्वी, हिमालय बड़े बड़े जो इतने भी होंगे वो सब पृथ्वी कार्य रूप पृथ्वी है। ठीक है, जो अनित्य है। तो नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा। एक यहाँ खत्म हुआ। फिर कहते हैं पुनः त्रिविधा। कहते हैं पृथ्वी को हमने पहले 2 भाग किया, नित्य अनित्य करके। अब वो प्रकारांतर से 3 भाग करते हैं। पृथ्वी 3 प्रकार की है। कौन कौन? शरीर, इंद्रिय और विषय के वेद से। तो पृथ्वी का शरीर मतलब पार्थिव शरीर, पृथ्वी का जो शरीर उसको हम कहते हैं पार्थिव शरीर, पार्थिव इंद्रिय और पार्थिव विषय। 3 प्रकार के पृथ्वी होते हैं। पृथ्वी का शरीर वो सब वो अलग से हम भेद कर रहे हैं। ठीक है, सब। तो पार्थिव शरीर, पार्थिव इंद्रिय, पार्थिव विषय। ठीक है। और कहा पार्थिव शरीर कौन है? पृथ्वी से बना हुआ शरीर। तो कहा अस्मदादीनाम शरीरम अस्मदादीनाम। पार्थिव शरीर हम लोगों का है। किसका है? हम लोगों का। अस्मदादीनाम हम लोगों का। तो हम लोगों का से किसका है? अन्नम भट्ट का। इस धरती में जो भी शरीर हमको दिखता है वो सब हम ही लोग हैं ना, सब तो हम हैं। समझे? तो कहाँ थे हम लोग? इसलिए शरीरम अस्मदादीनाम, वो सारे हम लोगों के शरीर। तो जो मछली का शरीर है ना, पानी में होता है, वो पार्थिव शरीर है कि जलीय शरीर है? वो भी पार्थिव है, वो जलीय नहीं है। मछली में गंदा आता ही नहीं आता है, तो गंधवती पृथ्वी है ना। तो जहाँ गंदा है वो पृथ्वी है, वो सीधा सीधा लक्षण समझ लो। पानी पीने से का मतलब वो थोड़ा जलीय हो जाएगा। तुम भी तो पानी पीते हो, तो तुम्हारा शरीर जलीय है? नहीं है, वो पार्थिव है। तो जो भी शरीर इस धरती में हमको दिखता है, नहीं भी दिखता है, छोटे छोटे कीड़ों की, वो सब शरीर पार्थिव शरीर है। तो सब हमारे हैं। तो शरीर अस्मदादि नाम। समझे? हाँ। इंद्रियम तो पार्थिव शरीर तो समझ में आ गया। सारे शरीर, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे, ये सब शरीर हम लोगों का शरीर, जो भी शरीर हमको दिखता है वो सब पार्थिव है। जहाँ गंध है वो सब पार्थिव शरीर है। शरीर में हमने गंध है कि नहीं? यही है। ठीक। इंद्रिय कौन है? तो कहा इंद्रिय घ्राण इंद्रिय, जो गंध का ज्ञान कराता है। पृथ्वी का गंध गुण क्या है? गंध है, वही उसका लक्षण है। उस गंध का जो ज्ञान कराने वाला इंद्रिय है वो घ्राण इंद्रिय है, वो पार्थिव है। पृथ्वी से बना हुआ है हमारा घ्राण। जो दिखाई दे रहा है वो घ्राण नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वो घ्राण है, वो नासिका है। उसके अंदर सूक्ष्म रूप से जो इंद्रिय होता है वो घ्राण इंद्रिय होता है। इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति। इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति। इंद्रिय जो होते हैं अतीन्द्रिय होते हैं। इंद्रियों को इंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता। हम लोग घ्राण से गंध को जान लेते हैं, लेकिन घ्राण से घ्राण को नहीं जान सकते, है ना। चक्षु से हम अन्य को देख सकते हैं, चक्षु से हम चक्षु को नहीं देख सकते। किसी भी इंद्रिय को नहीं देखा जा सकता। इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं। ठीक है। तो जो दिखाई दे रहा है वो नासिका है, उसका स्थान है, घर है। उसके अग्रभाग में, ये अग्र मतलब ये नासाग्रवर्ती लिखा ना, बात समझ में आई? ठीक। तो नासिका के अग्रभाग में वो घ्राण इंद्रिय रहता है, वो पार्थिव है। इंद्रियम गंध ग्राहकम ग्रहणम। इंद्रिय कौन है? गंध का ग्रहण करने वाला जो घ्राण है। सबका लक्षण हम बताएंगे, वादकृत्य में आएगा, हम खूब चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है। इंद्रियम गंध ग्राहकम ग्रहणम नासाग्रवर्ती। शरीर हो गया, इंद्रिय हो गया। तो शरीर और इंद्रिय को छोड़कर जो भी बसे वो सब विषय है, वो सब पृथ्वी का विषय है। तो 2 ही चीज समझना है। पृथ्वी का शरीर हम लोगों का हो गया, पृथ्वी का इंद्रिय घ्राण इंद्रिय हो गया, और बाकी जो भी गंध वाले हैं वो सब पृथ्वी के विषय हैं। तो विषय मृत पाषाण अभी। मृत पाषाण मतलब मृत पाषाण मतलब ऐसा ना सुना कि मरा हुआ पाषाण। मृत पाषाण मतलब मरा हुआ पाषाण हो गया ना। ठीक है। तो मृत पाषाण मतलब मरा हुआ पाषाण, ऐसा अर्थ
तो मृत माने मृतिका, है ना, मिट्टी पत्थर आदि आदि, तो आदि से सब लेना है, शरीर और इंद्रिय को छोड़कर सब पृथ्वी को ले लेना है, वो सब पृथ्वी के विषय हैं। बात समझ में आई? तो जिस ढंग से यहाँ पर उन्होंने पृथ्वी का प्रतिपादन किया है, आगे उसी ढंग से जल तेज वायु का भी निरूपण, और क्योंकि वो चारों की उत्पत्ति प्रक्रिया समान है। ठीक, एक बार इसको पढ़ लो। तत्र गंधवती पृथ्वी ठीक। तो अब यहीं पर हम रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय